हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। कल के क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है उसकी हर एक पॉइंट्स को हम लोग पार्ट वाइज पार्ट डील करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखा था, जिसके अंदर पहला पार्ट देखा था क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोग ने मीन, मीडियन, मोड देखा था, है ना। और ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब डिफरेंट होते हैं तो स्क्यूड होता है। तो हम लोगों ने स्क्यूनेस के बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ा था, है ना, कि स्क्यूनेस में कब पॉजिटिव स्क्यूड होगा, कब नेगेटिव स्क्यूड होगा। तो पढ़ा था कि जिधर पूछ जाएगा उधर स्क्यूनेस होगा। तो पूछ इधर जा रहा था तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, पूछ इधर जा रहा है, टेल इधर जा रहा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव बाईं ओर तिरछापन, और ये दाईं ओर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मीन जो है लेफ्ट साइड होगा मोड के, यानी मोड बड़ा होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस, यानी कि टेस्ट इजी है क्योंकि स्कोर इधर ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इधर ज्यादा है, और इसमें मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इधर ज्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव स्क्यूनेस में टेस्ट क्या था, हार्ड था। क्यों? क्योंकि हमको कैसे याद रखना है, इधर याद रखना है लो, इधर याद रखना है हाई, यहाँ याद रखना है हाई, यहाँ याद रखना है लो। तो देखो लो हाई की तरफ मोड है, इसलिए नेट इधर टेस्ट क्या था, इजी, और इधर लो की तरफ मोड है, इसलिए टेस्ट क्या था, हार्ड। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा है। हर कुछ का डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत डिटेल में दिया है। मीन कब यूज करते हैं, मीडियन कब यूज करते हैं, मोड कब यूज करते हैं, सारा कुछ, है ना फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर जा करके देखो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारे बीएड के एग्जाम, सॉरी नेट के एग्जाम के लिए भी। फिर उसके बाद हमारे पीएचडी में भी आता है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये स्क्यूनेस से क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो उन सब चीजों के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसको जरूर जा करके देखो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो में थोड़ा सा स्क्यूनेस में मैं एक चीज पॉइंट और थोड़ा बताना चाहती हूँ, जो है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। हम स्क्यूनेस को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्क्यूनेस को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट एग्जैक्ट मेजर करना हो। तो स्क्यूनेस को, जब हमको स्क्यूनेस का वैल्यू मेजर करना हो तो मीन में से मीडियन माइनस करेंगे तो आ सकता है, या फिर मीन में से मोड माइनस करेंगे तो भी स्क्यूनेस आ सकता है। और एक और है Q3 माइनस Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। यहाँ Q किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला पूछता है। कभी कभी क्या करेगा, आपको मीन मीडियन दे देगा और बोलेगा स्क्यूनेस क्या है बताओ, पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव। तो हम उससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेगेटिव साइड आएगा तो स्क्यूनेस नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट, ये तीनों एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मीडियन, दूसरा क्या है मीन माइनस मोड, और तीसरा क्या है Q3 माइनस Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला है हमारे स्क्यूनेस के, फाइन। है ना। तो फिर से बोल दे रही हूँ, मेजर ऑफ स्क्यूनेस दो तरह के, एब्सोल्यूट और रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस को कैसे मेजर करेंगे, जिसमें स्क्यूनेस के लिए मीन और मीडियन दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन और मोड का वैल्यू दिया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और Q3 माइनस Q2 दिया हुआ है और Q1 दिया हुआ है तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स ये दोनों तो हमारा पियर्सन का जो होता है, कार्ल पियर्सन के अंदर आ जाता है। ये जो है हम लोग इसके जब स्क्यूनेस के मेजर्स की बात करें तो बहुत सारा होता है, बेले, केले, इस तरह से कर करके है, ठीक है। अलग अलग नाम है जिनका दिया हुआ वैल्यू है। तो हमको उतना डिटेल में नहीं जाना, मैं चाहती तो आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकती थी, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि कुछ मेरा भी लिमिटेशन है कि क्या बताना है ताकि सब कोई मेरे वीडियोस को देख सके, ठीक है। तो उतना भर मैं जरूर बताऊंगी जो आपके काम का होगा। एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड, ये आप याद करके रखना, मैंने भी अपने टाइम याद किया था। सिर्फ ये वैल्यू आप देखोगे तो जो लव मैम है उनके भी क्लास में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू मैम जरूर बताती है, ठीक है।
उनकी स्टैटिस्टिक की क्लास अगर देखते होगे कोई भी तो फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज, अगर हमको अब दो सीरीज में कंपेयर करना है, मान लो कोई एक सीरीज ये है कोई एक सीरीज ये है, तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रिलेटिव मेजर चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट मेजर से हम किसी एक डाटा जो दिया है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको कंपेयर करना है दोनों सीरीज के बीच में तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, रिलेटिव मेजर चाहिए, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, ये प्योर नंबर है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इंडिपेंडेंट है यूनिट से। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ रिलेटिव मेजर करते हैं, और रिलेटिव मेजर करते हैं दो से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो अपने आप यूनिट जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना 2 kg को अगर किसी रिलेटिव वेट निकालते हैं या कुछ भी, तो सब यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो वही चीज यहाँ भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। ये कब है, जब दो या दो से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना होता है, ठीक है, और हमको एलिमिनेट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशंस को एलिमिनेट करना होता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, रिलेटिव मेजर्स का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो हम लोग जो भी एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकाल रहे हैं उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, यानी सिंपल है, यानी इसी फॉर्मूला में हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा होता है उससे डिवाइड करते चलेंगे, तो हमारा क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जब भी कोफिशिएंट लगेगा फ्रेंड हमेशा याद रखना वो रिलेटिव मेजर्स होगा, रिलेटिव स्क्यूनेस होगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज frequently used for measuring skewness. The formula for making coefficient of skewness is given by mode minus mean upon sigma. ठीक है, mode minus mean upon sigma standard deviation. The value of this coefficient would be 0 अगर symmetrical distribution होगा, तो of course mode और mean equal हो गए तो 0 हुए, और अगर mean greater है mode से तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये एक चीज गलत हो गया फ्रेंड्स, इसको सही कर लेना, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो अगर मीन बड़ा है मोड से तो स्क्यूनेस क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर छोटा है तो स्क्यूनेस क्या आएगा, नेगेटिव। यानी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कहाँ लाइज करेगा, सिर्फ प्लस और -1 के बीच में। बट अगर हमारे पास मोड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास मोड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, एक सेकंड में ठीक है, तो अगर हमारे पास मोड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी मोड का डाटा नहीं दिया हुआ है, तब तो हम ये यूज नहीं कर सकते मीन माइनस मोड। तो उस समय क्या करेंगे हम, ये वाला जो हमारा रिलेशनशिप सीखे थे, क्या मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके हमने ये फॉर्मूला निकाला, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा, तो ये फॉर्मूला है, यानी ये दो फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। क्लियर है, सबसे पहला क्या है, Sk इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वाला वैल्यू को अगर देखें तो मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये पियर्सन फर्स्ट स्क्यूनेस होता है, जो अगर हम सिग्मा हटा दें सिर्फ मीन माइनस मोड रखे तो, और सेकंड स्क्यूनेस निकाले तो मीन माइनस मोड अपना अपॉन सिग्मा। तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के हमको बस काम के लिए याद रखना है कि अगर एब्सोल्यूट निकालते तो सिर्फ मीन माइनस मोड करते हैं, और रिलेटिव निकालना होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमको मोड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तब क्या यूज करते हैं, तब यूज करते हैं 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये वाले रिलेशन से आया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाले रिलेशन से आया। ठीक है, क्लियर है, बस यानी इसके सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखना, बस ये ध्यान रखना है कौन सा वाला एब्सोल्यूट है, कौन सा वाला जो है रिलेटिव मेजर से। अब एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन माइनस मोड, जो मोमेंट के बेसिस पे होता है। ठीक है,
कौन सा मोमेंट है, तो फ्रेंड्स वो भी बहुत डिटेल है, ये वो होना नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देती हूँ। ठीक है, वो जो होता है वो मोमेंट म्यू के बेसिस पे होता है, मोमेंट इसको बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, तो वो हम लोग अभी कर्टोसी अगर पढ़ते हैं तो उस समय मैं उसका भी एक और फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी एक फॉर्मूला और के लिए आप स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना ताकि उसको वहीं पे अटैच कर लो। फाइन, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, अभी जब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। फाइन, अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.64। ठीक है, स्क्यूनेस दिया हुआ है कितना, 0.64, यानी एस के दिया हुआ है कितना, 0.64। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना, सिग्मा 13, एंड मीन इज 59.2, और मीन दिया हुआ है हमको कितना, 59.2। ठीक है, तो हमको निकालना है मोड और मीडियन। तो निकाल सकते हैं फ्रेंड्स आसानी से, एस के इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा करेंगे, जिसमें मोड निकालना है, मीन दिया हुआ है कितना, 59.2, एस के दिया हुआ है कितना, 0.64, और सिग्मा दिया हुआ है कितना, 13। तो सिर्फ यही वैल्यू नहीं दिया हुआ, निकाल सकते हैं। जब मोड निकल जाएगा, जैसे यहाँ निकला हुआ है मोड कितना है, 50.88, तो उसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन यूज करके हम जो है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट सॉरी स्क्यूनेस का जो वैल्यू है वो पुट करके हम मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड, ये न्यूमेरिकल इसलिए दी हूँ, देख रहे हो डाटा कितना सिंपल है, तो ये भी आपसे आ सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब ऐसे तो नहीं पूछा हुआ है, बट पीएचडी में किसी आई थिंक डीयू का मैंने देखा था, एक्सी में देखा था, याद नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये लिखा था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया है। कलर चेंज, तो क्लियर है। अब स्क्यूनेस के फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ हमको देखना है क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में मैंने इसीलिए नहीं सिर्फ बताया, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी चीज एक्सेस जो है वो फिर गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उतना काम पर याद रखो जितना बता रही हूँ। अब आ जाओ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि हमको ये बताता है कि कोई भी जो वैल्यू है या कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा उसमें कितना वेरिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, कोई गेट ये कर रहा था, इसलिए चली गई थी बीच में। तो चलो, सबसे पहला मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी फैलाव।
यानी हमारा डाटा जो है, हमारा जो फैलाव है वो कहाँ तक गया है, इसमें हम ये देखते हैं। तो वही लिखा है, हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट हाउ स्प्रेड आउट द डाटा वैल्यू, या फिर हाउ मच वेरिएशन इज प्रेजेंट, कितना फैलाव प्रेजेंट है, कितना जो डाटा है हमारा वो हुआ है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल से समझते हैं। अगर सारा नंबर सेम है, ठीक है, जैसे 7 7 7 7, तो क्या इसमें कोई वेरिएबिलिटी दिख रहा है, कोई फैलाव दिख रहा है? नहीं। यानी देयर वाज नो वेरिएबिलिटी फॉर सिंपल रीजन, डाटा में मेरे कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखा जाए तो ये डाटा 1 3 7 10 12 15 17 20, इसमें आपको फैलाव दिख रहा है, इसमें वेरिएबिलिटी है ना? तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएंस है हमारे डाटा में। यानी डाटा भी दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जहाँ एक जैसा होता है, और हेट्रो मतलब अलग अलग। यानी जब लिटिल वेरिएबिलिटी हो सेट ऑफ नंबर्स में, यानी जो हमारे पास नंबर है उनमें लिटिल वेरिएबिलिटी, फैलाव बहुत कम हो, तो हम कहते हैं वो नंबर्स होमोजीनियस। लेकिन अगर ग्रेट डील ऑफ वेरिएबिलिटी यानी फैलाव बहुत ज्यादा हो, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, अभी बस छोटा छोटा टर्म है, डिटेल में धीरे धीरे पहुंचेंगे, पहले बेसिक्स थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। यानी when a set of number is relatively homogeneous you can, यानी अब ये समझो कि जब हमारा नंबर बहुत होमोजीनियस जैसा हो, एक जैसा वेरिएबल डाटा हो, एकदम आसपास का डाटा हो, तो उस जगह पे हम किसको यूज करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को करते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन मीडियन और मोड को, जो कि टिपिकल है। ठीक है, मगर अगर हमारा डाटा जो है हेट्रोजीनियस है, फैलाव है बहुत ज्यादा, डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, कोई 20 कोई 80 कोई 90 50 70 ऐसे इस तरह से, तो उस केस में हम सेंट्रल टेंडेंसी को लेस टिपिकल देते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। केंद्रीय विकृति प्रकृति जो है उसको हम लोग लेस देखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं, वेरिएबिलिटी को यूज करते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबिलिटी के अंदर जो भी मेजर्स होंगे उनको यूज करते हैं। तो ये तो भी समझा दिया। होमोजीनियस का मतलब क्या है? जहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत कम हो, सब एक जैसे डाटा हो, 7 7 7 6 5, तो एकदम आसपास के डाटा है। लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? सेट ऑफ नंबर विद ग्रेट डील ऑफ वेरिएबिलिटी, जहाँ डिफरेंस जैसे 7 हो, फिर 10 हो, फिर 15 हो, फिर 25 हो, तो वेरिएबिलिटी हमारे डाटा में फैलाव ज्यादा है। तो ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास दो डाटा है, डाटा ग्रुप ए, डाटा ग्रुप बी। ध्यान से देख लो दोनों डाटा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ग्रुप ए हमको होमोजीनियस टाइप दिख रहा है, क्योंकि देखो सब आसपास ही है, 53 54 55 56 57 58 59 पास पास के ही है। लेकिन डाटा ग्रुप बी को देखो, एक 4 है, फिर 8 है, फिर 23 है, 41 है, 72 है, 84 है, 9, मतलब बहुत फैलाव है। कहाँ तक? 100, छोटा जीरो नंबर 4 नंबर से शुरू किए हैं और 100 तक चला गया, यानी फैलाव बहुत ज्यादा है, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी ग्रुप बी का जो नंबर है वो क्या है? ज्यादा स्प्रेड आउट है, फैलाव है ग्रुप ए से। लेकिन अगर हम इन दोनों का मीन निकालें, ये आपका टास्क है, आप खुद निकालोगे, मैंने निकाल के रखा है। तो दोनों का मीन जो है वो सेम आता है, वो कितना है? 56 है। दोनों का मीन कितना है? 56 ही आ रहा है। तो अब आप बताओ, जब ऐसे डाटा हो और हम दोनों को कंपेयर करना हो और दोनों का मीन से कंपेयर किया, यानी सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके कंपेयर किए, तो क्या हम सही जो एनालिसिस होता है, डाटा एनालिसिस है, वो बता सकते हैं? नहीं। यानी when the numbers are not very spread out, the mean is more representative, यानी जब नंबर में बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है, तो वहां पे हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करते हैं, उसमें भी किसको? मीन को यूज करते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है तो। लेकिन नंबर्स दैट आर क्वाइट स्प्रेड आउट, जो नंबर ऐसे जहाँ पे स्प्रेडिंग है यानी फैलाव है, तो वहां हम लोग इसको यूज करते हैं, वेरिएबिलिटी को यूज करते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को यूज करते हैं। ठीक है, जिसको कि फैलाव कहते हैं।
अब एक और एग्जांपल यहाँ दिया है, देखो यहाँ भी डाटा को देखो तो 24 24 25 25 26 एकदम कोई फैलाव नहीं दिख रहा, होमोजीनियस डाटा है ये। वही नीचे देखो 16 19 22 28 30 35 यहाँ तक गया तो ये हेटेरोजीनियस है, अलग अलग डाटा है, लेकिन दोनों का मीन निकाले तो फिर से मीन कितना आ गया, 25 ही आ गया। तो मीन अगेन क्या हो गया, सेम हो गया। यानी हम इस डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी तो यूज कर सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति लेकिन इस डाटा के लिए नहीं यूज कर सकते। इस डाटा के लिए हमको फैलाव का यूज करना होगा, वेरिएशन का यूज करना होगा, वेरिएंस का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 बट द डिग्री ऑफ स्कैटरिंग यानी जो फैलाव है वो कंसिडरेबली अलग अलग है। इसीलिए द स्कोर्स इन ए का बात करें तो मच मोर होमोजेनियस है दैन दोज इन बी। ठीक है, तो अब जो हम फैलाव है, फैलाव के लिए हम लोग मोस्टली जो है यहाँ 3 लिखा है मैंने, आगे एक्सप्लेन भी 4 किया है, 5 किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यही 3 होता है। तो जो है 3 मुख्य या 4 मुख्य उपाय हम देखते हैं वेरिएबिलिटी कैसे डिस्कस करना है। तो कौन कौन सा है, तो पहला है हमारा रेंज, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रेंज ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा वेरिएंस, जिसको एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं या औसत विचलन भी बोलते हैं या मीन डेविएशन भी बोलते हैं, औसत विचलन। ठीक है, तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मानक विचलन भी बोलते हैं। चौथा है हमारा चतुर्थ विचलन। ठीक है, चतुर्थ क्वार्टाइल डेविएशन जिसको बोलते हैं। यहाँ चतुर्थक विचलन। ठीक है, चतुर्थक विचलन। फाइन, तो हिंदी टर्म मैंने सबको बता दिया है। वेरिएंस क्या है, फैलाव है। फैलाव के 4 मुख्य तरीके होते हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं, और वो क्या है, पहला है रेंज, दूसरा है औसत विचलन, तीसरा है मानक विचलन और चौथा है चतुर्थक विचलन। ठीक है, अब एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ रेंज, हिंदी में भी रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। रेंज का जो मतलब है, रेंज ही बता रहा है, नाम ही से बोलता है। हम लोग बोलते हैं ना, बताओ जो कपड़ा लेना आपका उसका रेंज क्या होगा, तो रेंज में क्या पूछते हैं आपसे, लोएस्ट कितना आप चाहते हो और हाईएस्ट कितना चाहते हो, यही रेंज पूछते हैं। तो यहाँ भी रेंज का मतलब यही है, सिंपली डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो छोटा नंबर होगा उसके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं रेंज, यानी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, find the range for the distribution of group A and group B shown in the previous section। अब group A और group B कौन सा मेरा, ये है, ये वाला। अब अगर हम इसमें डिसाइड करें कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है, तो चलो देखते हैं डाटा में। दोनों डाटा का देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। इसमें हाईएस्ट 59 है और लोएस्ट कितना है, 53। इसमें हाईएस्ट कितना है, 100 और लोएस्ट कितना है, 4। तो रेंज कितना हो जाएगा, 59 माइनस 53 करेंगे तो 6 और इसका रेंज करेंगे तो 96। राइट, हाँ, देख लेते हैं कि हम लोग सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ लिखा है ना, ए का 59 माइनस 53 के तो रेंज कितना, डिस्ट्रीब्यूशन 6 है, और बी का रेंज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 96 है। ठीक है, और यहाँ पे रेंज ही हमको बता रहा है कि जो डिफरेंस है वही बता रहा है कि जो वेरिएबिलिटी किस केस में ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन बी में ज्यादा है, फैलाव किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है। क्योंकि आप देखो एक जगह रेंज 6 ही आया है और एक जगह रेंज कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, चूंकि जो रेंज है वो बहुत आसान है निकालना। ठीक है, रेंज क्या है, बहुत आसान है निकालना, लेकिन रिसर्चर जो है डू नॉट यूज द रेंज वेरी ऑफन। बहुत बार
जल्दी ये यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि जब दो ओनली टू मोस्ट एक्सट्रीम नंबर्स लेते हैं, एक सबसे छोटा वाला और एक सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, तो दो एक्सट्रीम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ किसी एक भी सिंगल एक्सट्रीम नंबर से ये इसको अफेक्ट कर सकता है। मान लो सिर्फ सारा डाटा 55 55 56 होमोजीनियस हो, 55 55 55, है ना, 56 ऐसे हो, और एक बार सीधा पहुंच जाए 200, तो आप बताओ, डाटा तो होमोजीनियस ही है लगभग, तो ये एक सिर्फ 200 ऐड करने से मेरा डाटा क्या हो सकता है, रेंज वैरी कर सकता है ना। तो इसीलिए इसको जल्दी यूज नहीं करते रिसर्चर। जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल क्या है कि जो पिछला ग्रुप जो हम लोग किए थे, अगर हम उसमें देखेंगे तो उसमें क्या किए, उसी प्रॉब्लम में बस हाईएस्ट नंबर जो 59 था उसको चेंज करके कितना कर दिया, 101, क्योंकि ग्रुप ए में हमारा डाटा कितना था, 53 और 59 था, ये 59 को चेंज कर देके 101 कर दिए, तो रेंज में मेरा बदल के 48 हो गया, यानी टोटल कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, सिर्फ एक सिंगल नंबर के चेंज करने से हमारा रेंज बदल गया। तो इसीलिए ये जो है क्या, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसीलिए रिसर्चर जो है इसको बहुत ऑफन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई बोले मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में सबसे पहला कौन सा आता है, रेंज, और रेंज को कैसे निकालते हैं, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इसे हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या, एक ऐसा कोई भी श्रेणी का एक श्रृंखला में जैसे उच्चतम और निम्नतम स्कोर, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें मैंने लिखा नहीं है बट मैं बता रही हूँ, रेंज जो हम लोग बहुत ज्यादा समूह की मतलब ग्रुप को कंपेयर करने में, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया यूजफुल है, लेकिन कब, जब जो हमारा जो भी डाटा बहुत छोटा है, बहुत बड़ा डाटा ना हो, ठीक है। जो भी हमारा जो एक्सट्रीम स्कोर है उनको भी ये ध्यान में रखता है, लेकिन जो परिवर्तनशील यानी जो वेरिएंस है उसका यह विश्वसनीय उपाय नहीं है, विश्वसनीय नहीं है यानी रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है फ्रेंड, या अभी जस्ट मैंने बताया एक्सट्रीम नंबर के कारण, ठीक है। फिर नेक्स्ट, जब समूह बहुत बड़ा होता है, यानी जो ग्रुप है डाटा वो हमारा बहुत बड़ा है, तो उस उद्देश्य के लिए, उस टूल के लिए हम इस रेंज का उपयोग नहीं करते हैं, तुलना में ये हमारे उपयोग नहीं आता, ठीक है। और इससे जो वेरिएंस है, एक वास्तविक जो मेजर है वो हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बीच में और कौन सा डाटा है उसको देखता ही नहीं है, सिर्फ इसको देखता है लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर को ही देखता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी रेंज की लिए क्या क्या ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं, जब डाटा का स्कोर मतलब कम हो, ग्रुप कम हो तब यूज करते हैं, हाई बहुत लार्ज ग्रुप हो तब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्सट्रीम स्कोर जो स्कोर है उनको ध्यान में रखता है, बीच के स्कोर सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट को ही ध्यान में रखता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा रेंज के अंदर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वेरिएंस, ठीक है। एक मिनट, और दूसरा हमारा है पहला वेरिएंस, औसत डेविएशन जिसको कहते हैं औसत विचलन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मानक विचलन। अब ये डेविएशन पढ़ने के पहले ना हम लोग ये समझते हैं कि डेविएशन क्यों लग रहा है, डेविएशन का मतलब क्या है। तो डेविएशन का मतलब है डाइवर्ज करना, दूर जाना, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम,
अब इन टर्म्स को अगर एक साथ रखें तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है एवरेज मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग, किसी एवरेज का मूवमेंट होना किसी चीज से दूर होना, दूर जाना। अब क्या दूर जाएगा, तो ये एवरेज मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कौन होता है हमारा, मीन, यानी मीन से किसी चीज का दूर जाना, उसी को कहते हैं डेविएशन। तो ये जो डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा जो है वैरी करेगा, दूर भागेगा। यानी दे आर बोथ बेस्ड ऑन डेविएशन स्कोर, दोनों वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन यानी औसत विचलन हो या मानक विचलन हो, दोनों हमारा डेविएशन स्कोर जो है उससे क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, यानी विचलन जो है वो दूर होगा। यानी ये डेविएशन स्कोर क्या है, द स्कोर दैट शो द डिफरेंस बिटवीन अ रॉ स्कोर एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ स्कोर यानी जो पहले डाटा ऐसे ही लेते हैं वो, और जो मीन निकाले डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बीच का डेविएशन। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट और समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत जगह जब भी स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आता है तो उसमें रॉ स्कोर लिखा होता है, मीन भी लिखा होता है। तो क्या करते हैं, तो ये टर्म हमारे इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। रॉ स्कोर क्या है, बस जो डाटा में इकट्ठा किया वो रॉ स्कोर, और उसी रॉ स्कोर से जब मीन निकाले तो वो हो गया मीन। और डेविएशन क्या हो गया, जब इन दोनों का डेविएशन, सिर्फ डेविएशन, मैंने एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का बात नहीं किया, सिर्फ डेविएशन क्या है, जब रॉ स्कोर, यानी मान लो अगर रॉ स्कोर को x बोल रहे हैं और मीन को m बोल रहे हैं, तो x माइनस m किए तो वो होता है हमारा डेविएशन। तो जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, डेविएशन को स्मॉल x से दिखाएं और स्कोर को कैसे, रॉ स्कोर हो गया कैपिटल X और मीन। ठीक है, आगे से कैलकुलेशन भी करेंगे, इसलिए भी परेशानी होना है। यानी बेस हमारा यही है, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का सबसे बड़ा बेस। समझ आया, सबसे बड़ा बेस यही है। अब द टू मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी जो फैलाव है, जो हमारा क्या बोलते हैं विचलन है, वेरिएंस है अमंग सर्चर, वो क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्यों, क्योंकि ये जो मेजर्स है, जैसे मीन हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में मोस्ट स्टेबल था, उसी तरह से ये दोनों भी यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है और मोर एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, these measures are also based on all the data value of a variable and not just the highest and the lowest number। जैसे हमारा मीन हर एक डाटा को लेता है, उसी तरह से वेरिएंस भी जो है हमारे हर एक डाटा को लेता है, ना कि सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, जो कि रेंज के केस में था। और ये क्या है, एसेंशियली मेजर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, कितना विचलन होता है, कितना फैलाव होता है अराउंड द मीन ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के मीन के अराउंड कितना वेरिएबल होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी बोलेगा रेंज, जब भी बोलेगा डेविएशन, तो हमेशा ध्यान रखना है फैलाव के बीच की बात करें, कितना फैलाव हो रहा है, किससे, हमारे मीन से। ठीक है, मीन से हमारा डाटा कितना फैल रहा है, कितना दूर भाग रहा है। तो अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या है, द मेजर ऑफ द एवरेज डेविएशन। अब देखो डेविएशन का भी एवरेज फ्रेंड, डेविएशन का मतलब तो क्या हो गया, x माइनस एम, और उसका एवरेज क्या हो जाएगा, जो भी हम नंबर लिए हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ डाटा होगा उतना बटा n। तो इसलिए बोला है वेरिएंस क्या है, मेजर ऑफ एवरेज डेविएशन ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम द मीन इन स्क्वायर्ड यूनिट्स। ठीक है, ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम द मीन इन स्क्वायर्ड यूनिट, उसको कहते हैं वेरिएंस। यानी एवरेज डेविएशन तो पहले निकाल लिया हम, डेविएशन का एवरेज कर लिया, डेविएशन क्या था, s माइनस m बटा n किए तो वो एवरेज डेविएशन निकल गया, और उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो भी वेरिएंस होगा वो उसका वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब टू टर्न द वेरिएंस इनटू मोर अपीलिंग यूनिट, मोर अपीलिंग यानी अब जो वेरिएंस से भी जो मोर अपीलिंग हो, जैसे मीन, जैसे हम मीन मीडियन मोड निकालते थे, तो मोड से मोर अपीलिंग कौन है, मीडियन, मीडियन से भी बहुत अच्छा कौन है, मीन। उसी तरह से वेरिएंस से भी मोर अपीलिंग यूनिट जो है वो है हमारा क्या, जब हम वेरिएंस का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, और जैसे ही वेरिएंस को स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, सबका सम कैलकुलेशन लोग सीखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है,
ठीक है। So you can view the standard deviation as an approximate indicator of how far the number tends to vary from the mean. इन स्टैंडर्ड डिवीजन जो मानक विचलन है उसको देख सकते हैं को कितना जो हमारा मीन है माध्य उससे कितना दूर भागा है, कितना फैलाव है। अब वेरिएंस, ठीक है, अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन जो वो बड़ा होगा जब डाटा क्या हमारा स्प्रेड आउट होगा, यानी जितना ज्यादा हेट्रोजीनियस होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन भी उतना बड़ा होगा, और जितना डाटा हमारा होमोजीनियस होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? तो वेरिएंस क्या है, मेजर ऑफ द एवरेज डेविएशन ऑफ डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन इन स्क्वायर्ड यूनिट, यानी एवरेज डेविएशन का जो डाटा पॉइंट स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हमेशा उसको स्क्वायर रूट में निकालते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग एवरेज डेविएशन। अब सीखते हैं, तो इसके पहले एवरेज डेविएशन शुरू करने के पहले हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। रेंज क्या है, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट, और डेविएशन क्या है, सिर्फ डेविएशन की बात करेंगे तो रॉ स्कोर जो भी मेरा है मीन से माइनस करते हैं, ये सिर्फ डेविएशन होता है। ठीक है, एवरेज डेविएशन क्या है, जो भी हमारा रॉ स्कोर का ये x माइनस एम है, जो भी डेविएशन आया उसको हम एवरेज करते हैं। यानी अगर मान लो हम n डाटा लिए हैं तो समेशन की सबका डेविएशन निकाले और बटा n कर दिए, यानी समेशन x माइनस एम बाई n कर दिए। वही इसका वेरिएंस निकालना होता तो क्या करते, इसका स्क्वायर कर देते, और अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो क्या कर देते, रूट कर देते। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं। तो एवरेज डेविएशन क्या है, डिफाइन द एवरेज और डिवीजन ऑफ ऑल द सेपरेट मेजर्स इन अ सीरीज टेकन फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी। देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, एवरेज डेविएशन निकालते हैं हर एक अलग अलग मेजर, जितना भी वैल्यू सबका अलग अलग डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन से डिफरेंस निकालेंगे। और फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीन से निकालते, कभी कभी मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से भी निकालते हैं। जैसे मीन से निकालते हैं वैसे ही मीडियन और मोड से भी निकालते हैं। ठीक है, और एवरेज डेविएशन जब भी निकालते हैं तो हम कोई भी साइन का वैल्यू नहीं लेते, जरूरी नहीं माइनस और प्लस में अगर डाटा आ रहा है तो हम इस वैल्यू माइनस और प्लस को नहीं देखते, सिर्फ जो वैल्यू आता है उसको देखते हैं। ठीक है, कैसे अभी हम लोग देखेंगे। whether पॉजिटिव और नेगेटिव आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तो। पहले एग्जांपल में मेकर इफ वी हैव 5 स्कोर, अगर हमारे पास 5 स्कोर है, कौन कौन सा, 6 8 10 12 14, अपनी कॉपी में लिख लो। और कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना 6 8 10 12, ऐसे सीधा लंबा लंबा 14। अब इसका एवरेज निकाल लो, खुद से निकालोगे, एवरेज आपको मिलेगा 10। ठीक है, अब सिंपल प्रोसेस क्या करना है, जो भी 10 एवरेज आया है सबको सबट्रैक्ट करो जो भी वैल्यू है। तो 6 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड, -4। 8 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड, -2। 10 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 0। 12 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 2। 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4। प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है। ठीक है, 5 डेविएशन मिल चुका है। कैसे डेविएशन निकाले, x माइनस एम करके डेविएशन निकाले। x क्या था हमारा, ये रॉ स्कोर, मीन क्या था जो हम निकाले 10, और ये वैल्यू। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, अब इन डेविएशंस को हम ऐड करेंगे बिना साइन देखे हुए, तो हम पहले बिना साइन का लिख ही लेते हैं। 4 2
0 0 2 4 ऐड करो, 4 2 6 2 8 और 4 कितना आया 12, 12 आ गया। ये हम निकालिए क्या, समेशन x माइनस एम निकालिए, समेशन x माइनस एम ये निकालिए। एवरेज डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एवरेज करना है, ये वैल्यू का एवरेज, तो क्या करेंगे समेशन 12 लिखेंगे अपॉन एवरेज कितना करेंगे, जितना डाटा है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 है तो अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको अपॉन 5 करेंगे तो कितना आएगा 2.4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज डेविएशन। तो क्लियर है एवरेज डेविएशन कैसे निकला, अभी एक बार और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज डेविएशन। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या किए, n का पता लगाए, n क्या है, कितना नंबर ऑफ डाटा है। उसके बाद हम क्या किए, उस n से हम क्या निकाले, मीन निकाले, मध्य निकाले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए, मध्य निकालने के बाद हम जो विचलन है वो निकाले, डेविएशन निकाले। कैसे डेविएशन निकाले, हर एक डाटा को उठाएं और सबका जो मीन निकला था उससे सब्ट्रैक्ट करते गए। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखिए और प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिए। उसके बाद क्या किया, साइन को हटा के जो भी डाटा आया था माइनस करने के बाद सबका क्या किए, जोड़ लगाए। ठीक है, सबका समेशन x निकाले। अब उस समेशन x को क्या किए, समेशन x निकालिए, डिवाइड किए, किससे डिवाइड किए हम उसके जो हमारा डाटा है, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ जो हमारा डाटा है उससे हम क्या किए, डिवाइड कर दिए, जो भी नंबर ऑफ सॉरी फ्रेंड ऑफ हो गया था ये। ठीक है, तो अब ये क्लियर है एवरेज डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। ये देख लो, ये पूरा डाटा है, समेशन x बटा n। ये मोड का क्या मतलब है फ्रेंड, ये मोड का मतलब है जो माइनस हम लोग लगाए थे ना, कोई भी डाटा को जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो जो माइनस है उसको हटा देता, प्लस कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए मोड लगाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ फ्रेंड, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या जो समेशन x निकाल रहे हैं, कौन सा वाला x, जो डेविएशन का x है वो 0 होता है। तो हाँ 0 होता है, क्यों, अब खुद निकालो, अपने कॉपी में लिखोगे, ऐड करो, -4 और -2 कितना हुआ, -6, 0 और +2 और +4 कितना हुआ, +6। अब इन सबको ऐड करो, साइन के साथ करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 0 आ रहा है, तो 0 आया। तो ये क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये 0 क्यों होता है ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर हो गया था। अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये दिया है सारा डाटा
18, 19, 21 इस तरह से एक स्पेलिंग टेस्ट हुआ था, उसमें जो मार्क्स आया बच्चों का वो लिखा हुआ है। तो ये मार्क्स क्या है हमारे लिए, रॉ स्कोर है। अब क्या करेंगे, हम स्कोर का डेविएशन निकालेंगे। स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं, x माइनस एम करके। तो पहले हम इन सब नंबर का m निकाल लेते हैं, क्योंकि ये समेशन है, इस सब नंबर को जोड़े तो 230 आया। और टोटल नंबर कितना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और तब ये पूरे नंबर को ऐड किए तो कितना आ रहा है, 230 आ रहा है, ठीक है। तो मीन कितना हो गया हमारा, 23। एम यहाँ मैं लिख देती हूँ, कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है। कैसे निकाले मीन, ये 230 सबको ऐड किए, 230 बटा 10 किए तो 10 का 0 0 कट गया, मीन आ गया 23। अब इस 23 में से 18 को घटाएंगे, 23 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो ये सबका किया, ये आप अभी अपने कॉपी में करोगे, ये डाटा लिख लोगे इधर से। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, सीधा सीधा बोलती हूँ। 23 में से 18 जाएगा तो 5, चूंकि छोटा है 18 तो इसलिए माइनस। 23 में से 19 गया तो 4, 23 में से 21 गया तो 2, 23 में से 19 गया तो 4, 23 में 27 गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 27 बड़ा नंबर है इसीलिए प्लस आ गया, 31 भी बड़ा नंबर इसलिए प्लस आ गया, 22 भी छोटा नंबर है इसलिए फिर से माइनस आ गया, 25 बड़ा नंबर है प्लस 2 आ गया, 28 बड़ा नंबर है प्लस 5 आ गया, 20 बड़ा नंबर है माइनस 3 आ गया ना। तो अब देखो जो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि क्या समेशन x जो 0 होता है, ऐड करके देखो आपको ये सब 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 हो गया, लेकिन हमारा कैलकुलेशन तो यहाँ रुका नहीं, क्योंकि निकालना क्या है, एवरेज डेविएशन। तो अब हमको इसका मॉड निकालना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबका माइनस साइन और प्लस साइन को हटा देना होगा। जब सबके माइनस और प्लस साइन को हटाएं तो हमको कितना आ गया, वैल्यू 23 आ गया। बट क्या अभी भी कैलकुलेशन हुआ कंप्लीट, नहीं। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज डेविएशन। ये तो हम लोग निकाले क्या, जो समेशन, एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x बटा n। तो समेशन x निकाले हैं अभी, अब बटा n करना है, तो n अगेन कितना है, 10। तो 23 का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज डेविएशन 2.3 आ जाएगा। तो क्लियर है ये चीज। तो देख लो यहाँ पे वैल्यू भी कितना है, 2.3। और मैंने ये लाइन लिख भी दिया है, नोटेड दैट सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस यानी स्कोर्स फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन इज 0। यही सेंटेंस पूछा था, ठीक है। तो इसलिए इन द प्रेजेंट केस समेशन x भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो आई होप कि अब आपको एवरेज डेविएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। क्या है एवरेज डेविएशन, मेरे पास कितना भी डाटा दिया हुआ हो, 1 2 3 4 5 जो भी डाटा दिया हुआ है उन सबको जोड़ के क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद हर एक डाटा को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर एक डाटा को मीन से अलग अलग सब्ट्रैक्ट करके हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, x माइनस एम निकालेंगे। अब इस x माइनस एम का सबका माइनस प्लस हटा के, साइन हटा के सिर्फ समेशन x लिखेंगे और उसको सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद जितना नंबर ऑफ डाटा है, अगर नंबर ऑफ डाटा 5 है तो सबको जोड़ने के बाद जो भी समेशन x आया होगा उसमें n से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एवरेज डेविएशन आसानी से निकाल सकते हो। It will be helpful in finding the deviation to remember that the average is always subtracted from the individual score or midpoint value। हम लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, यानी डेविएशन क्या है, स्कोर और मिड पॉइंट, रॉ स्कोर माइनस एवरेज। और इसीलिए ये लाइन भी अब इम्पोर्टेंट है। Hence it is clear that when the score or midpoint is numerically larger, जैसे हम लोग देख रहे थे 23 से बड़ा था 27 माइनस 10, तो वैल्यू कितना आ रहा था, 4 में आ रहा था। लेकिन अगर ऐसा था 21 माइनस 23 तो वैल्यू कितना आ रहा था, -2 आ रहा था। यानी अगर वैल्यू बड़ा है तो डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्कोर और मिड पॉइंट जो है छोटा है तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्लियर है एवरेज डेविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग। अब इसी जो एवरेज डेविएशन निकाले ना फ्रेंड, उसी का जब हम लोग एवरेज डेविएशन कैसे निकाल रहे थे, जैसे देखो एवरेज डेविएशन हम लोग ऐसे निकाल रहे थे, x माइनस एम बटा n कर रहे थे, सॉरी n कर रहे थे,
यही कर रहे थे ना एवरेज डेविएशन में, राइट। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं। इसी का जब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। ठीक है, अब इसी का जो भी डाटा निकाले, जैसे अभी ऊपर एवरेज डेविएशन 2.3 निकाले, स्क्वायर कर दो, वेरिएंस हो गया, है ना। तो वो क्या है, हमारा वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका जब हम लोग रूट कर देते हैं, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन द मोस्ट रिलायबल, बहुत ज्यादा रिलायबल है, and this for this reason is customarily used in research which requires great accuracy. स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज डेविएशन से कैसे डिफर करता है, तो सबसे पहला एवरेज डेविएशन में हम लोग साइन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन स्क्वायर डेविएशन, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो हम लोग साइन को हटाने के जगह पे क्या कर देते हैं, जो x माइनस एम के साइन को ही ना हम लोग हटाते हैं, जो -2 आ रहा था, -4 आ रहा था, उसी को हटाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको हटाने के बजाय हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी -2 का स्क्वायर कर देते हैं 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, तो साइन हट गया, पहला स्टेप। ठीक है, समझ रहे हो। जो हम लोग एवरेज डेविएशन निकाले थे ऊपर, जो भी वैल्यू, जहां भी आप लोग अपनी कॉपी में जहां भी -m निकाले हो, x -m निकाले हो, वहां जहां जहां माइनस है उन सबका हम ये सबका स्क्वायर करेंगे, x -m का एक लाइन और जोड़ के उसी का स्क्वायर करेंगे, आगे दिखाएंगे, सर टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, उस साइन को हटाने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कर देते हैं, डिफिकल्ट स्क्वायर कर देते हैं सेपरेट डिविजन्स को। अब स्टैंड हम पहले ही बोले थे, एवरेज डेविएशन में जब भी हम लोग निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीन से ही सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, हम लोग मीडियन और मोड का भी यूज सेम तरीके से कर सकते हैं। मीन के जगह पे मीडियन निकाले हैं तो मीडियन का सब्ट्रैक्ट करते हैं, मोड निकाले हैं तो मोड का। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, मीडियन का इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज। और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी से दिखाते हैं या फिर सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगेन मैंने वही वाला एग्जांपल लिया है, इसको ध्यान से समझना फ्रेंड। वही 6, 8, 10, 12, 14 लिखा है। तो अब आप फिर से एक टेबल बनाओ। टेबल में कैसे लिखोगे, अगेन ऐसे लिखना, 6, 8, 10, 12, 14। ये हमारा क्या है, रॉ स्कोर है। मीन निकालो, मीन निकाले हुए थे हम लोग पहले से, तो यहाँ पे मीन लिख लो 10। सबका एवरेज डेविएशन निकालो। 10 में से 6 में से 10 जाएगा तो -4, 8 में से 10 जाएगा तो -2, 10 में से 10 जाएगा तो 0, 12 में से 10 जाएगा तो 2, +2, 14 में जाएगा तो +4। ठीक है, अब क्या करना है, हम एवरेज डेविएशन होता तो क्या करते हैं, सिर्फ साइन हटाते हैं, लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं n से। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, वेरिएंस पहले निकालना है। तो वेरिएंस निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा, इनका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 2 है, फिर से 4, इसका कितना होगा 16। अब इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करो, कितना होगा 16 दूनी 32, 4, 34, 4, 38। देख लेना मेरा सॉल्यूशन सही है या नहीं। ठीक है, तो 38 आ गया। अब 38 को मेरे पास डाटा कितना है, 5। अगर सिर्फ स्क्वायर करके और n से डिवाइड कर देते हैं, यानी 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 7 35, 36 7.6 आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, वेरिएंस है। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दे, 7.6 का क्या कर दे, स्क्वायर रूट कर दे, तो देखो स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसको करती हूं मैं, है ना। स्क्वायर रूट करोगे 7.6 का तो आपको आ जाएगा 2.75 के अप्रॉक्स, यानी 2.8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। देखो यहाँ भी वैल्यू वही दिया हुआ है, 2.8 अपना कुछ भी दिया हुआ है, तो हम तो सीधा सा निकाले 2.8। तो ये क्या हमको स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में बस एक टेबल और बढ़ जाता है, वो क्या है, वो ये है, स्क्वायर कर देते, यानी कि वहां हम लोग एवरेज डेविएशन में स्क्वायर नहीं कर रहे थे, सीधा x - m को सबको जोड़ के और
तो n से डिवाइड कर दे रहे थे, लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए क्या किया, हम इसका स्क्वायर किया और n से डिवाइड किए। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो भी हम डिवाइड किए थे यानी समेशन x स्क्वायर बाई n किए थे, इसका अंडर रूट कर दिए, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ठीक है, आगे और है डाटा, देखते हैं। देखो इस डाटा से देखते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, डाटा दिया हुआ है 15, 20, 8, 10, 25, 9, 15, 20, 8, 10, 25, 9 और यहाँ भी और 15 और 10। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, स्कोर रॉ स्कोर दिया हुआ है। मीन निकाल लेते हैं, तो मीन निकाले, इन सबको ऐड किए, आप भी ऐड करो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 आया। अब सबसे सब्ट्रैक्ट करो, तो 15 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ माइनस हो गया, -1। 15 माइनस 10 करेंगे तो 14, 10 माइनस 14 करेंगे तो -4, माइनस 14 करेंगे तो +1, माइनस 14 करेंगे इसमें तो +6, इसमें माइनस 14 करेंगे तो -6, इसमें माइनस 14 करेंगे तो -4, इसमें माइनस 14 करेंगे तो +11 और इसमें माइनस 14 करेंगे तो -5। ठीक है, ये सारा डाटा आया हमको। इन सबको अब अगर हमको मान लो सिर्फ एवरेज डेविएशन निकालना होता तो क्या करते फ्रेंड, ये सारा साइन को हटा के सिर्फ यहाँ लिखते वैल्यू बिना स्क्वायर किए हुए 1, 4, 1, 6, 6, 4, 11 और 5, सिर्फ इसको ऐड कर देते, है ना। और जो भी n है, n कितना है, 8 है डाटा टोटल, n से डिवाइड कर देते, है ना, तो एवरेज डेविएशन निकल जाता। लेकिन वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालना है, पहले वेरिएंस निकालना सीखते। तो अब इन सबका स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25। सबको स्क्वायर कर दिए, ऐड कर दिया। 252/8 सिर्फ करते फ्रेंड, है ना, सिर्फ 252/8 करते हैं। देखते हैं 252 डिवाइडेड 8, एक सेकेंड, तो हमको कितना आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 5 या कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ 8 है, चलो 8 ही लिख देते हैं, 31.8 है, ये हमको वेरिएंस निकला। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, अगर 31.8 का स्क्वायर रूट कर दो अब, तो कितना आएगा, देखते हैं एक मिनट। तो आपको आ रहा है 5.6 समथिंग, देखो वही आ गया। तो अब क्लियर है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत जरूरी है सीखना फ्रेंड, क्योंकि अगर ये बेसिक सीखेंगे तभी हम जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ रहेगा, हम क्वेश्चन से स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस एम क्यूब करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का कब यूज करते हैं, जेड स्कोर कैसे आता है, टी स्कोर कैसे आता है, सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालना सीख चुके होंगे सब कुछ। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया हुआ है, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपका होमवर्क है, ये निकालो। आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, वेरी भी कर सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो आप देखना। ये आपके पास डाटा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये बताओगे, एवरेज डेविएशन क्या आ रहा है ये बताओगे, और वेरिएंस क्या आ रहा है वो भी बताओगे। ठीक है, ये तीनों टास्क आपका होमवर्क है। जो भी वीडियो देखेंगे वो बताएंगे। अगर आपको अपना जेआरएफ चाहिए तो ये टास्क करना होगा, तभी प्रैक्टिस होगा और तभी सीखोगे, क्योंकि अभी तक मैंने सारा का सॉल्यूशन खुद से बनाया है और वीडियो सुनते समय हम उतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, सिर्फ समझते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे ही वीडियो खत्म होगा वैसे ही सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं देखूंगी कि कौन कौन एक्साइटेड है अपने जेआरएफ के लिए। अब नेक्स्ट वेरिएबिलिटी देखते हैं, वो क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। फ्रेंड्स इसको कहते हैं चतुर्थांक विचलन। ठीक है, क्या बोलते हैं, चतुर्थांक विचलन। ये फ्रेंड हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस हम इतना जानेंगे कि ये चतुर्थांक विचलन होता क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें
तो हम लोग जानते हैं, मान लो कोई एक लाइन है, चतुर्थांक का मतलब है 100 को बांट देते हैं तो 25, 50, 75 और ये हो गया हमारा 100, राइट? ऐसे ही होता है। इस केस में हम लोग जो 25वां, 25 और 75वां, ठीक है, यानी 25वां स्केल का जो वितरण है, यानी ये वाला जो स्केल है, और जो 75 जो स्केल है, यानी इसको कहते हैं Q1, इसको कहते हैं Q2, इसको कहते हैं Q3 और इसको कहते हैं Q4। यानी Q1 और Q3 के बीच में जो स्कोर है उसका आधा, Q1 माइनस Q3 के जो बीच का स्कोर है उसका आधा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ लिखा भी क्वार्टाइल डेविएशन Q is 1/2 the scale distance between the 75th and the 25th percentile। अब परसेंटाइल का मतलब क्या? परसेंटाइल का मतलब है जब 25 स्कोर निकाल रही है तो 25 के नीचे इतना जो है 25 से नीचे वाले हैं, और 75 के स्कोर का निकाले तो इतना से नीचे वाले जो है वो 75 वाले हैं। तो उनके बीच के डिफरेंस का आधा, यानी Q1 माइनस Q3 के बीच के डिफरेंस का आधा को हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। यानी Q1 का मतलब क्या है? पहला क्वार्टाइल, जिसका मतलब है पॉइंट बिलो विच लाई 25% ऑफ द स्कोर, यानी इस पॉइंट के नीचे जो 25% का स्कोर लाई करता है। और ये जो है Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल है, जिसका मतलब है कि इस पॉइंट के नीचे जो है 75% वाले स्कोर जो है वो लाई करते हैं इस पॉइंट के नीचे। यही होता है हमारा चतुर्थांक विचलन, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये Q दिया हुआ है। अब फ्रेंड हम लोग बात करते हैं ना, तो आप देखोगे ना, तो Q1 और Q3 ये इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो Q3 और Q1 हम कब निकाल सकते हैं? अगर हमको डाटा दिया हुआ है, मान लो Q3 और Q1 दिया हुआ था, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे और पुट डाउन कर लेंगे। लेकिन अगर हमको डाटा नहीं दिया हुआ तब Q1 निकालना होगा और फिर Q3 निकालना होगा, और जब Q1 और Q3 निकाल लेंगे तब उसको पुट करना होगा Q3 माइनस Q1 में। तो इसका न्यूमेरिकल ना मैं बता रही हूँ कि बहुत बड़ा है एंड सब कुछ बहुत बड़ा, तो हमको उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे I क्या है, पहले ऐसे शुरू करते हैं, L है, ये L है। L क्या है? L जो है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल इन विच द क्वार्टाइल फॉल्स, एग्जैक्ट लोअर लिमिट इंटरवल का, ठीक है। यानी अंतराल की सटीक निचली सीमा, हिंदी में भी बता देते हैं, एल क्या है? अंतराल की सटीक निचली सीमा जिसमें चतुर्थक गिरता है, जिसमें क्वार्टाइल फॉल करता है। आई क्या है? लेंथ ऑफ द इंटरवल, यानी अंतराल की जो लंबाई है वो, ठीक है। और एफ क्या है? इसमें देखिए एफ जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक कैपिटल एफ है और एक स्मॉल एफ है ना। तो स्मॉल एफ पहले देखते हैं, स्मॉल एफ क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल कंटेनिंग द क्वार्टाइल, यानी चतुर्थक युक्त अंतराल पर आकृति, यानी जो भी क्वार्टाइल जो कंटेन है उसमें जो इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा बस बता देती हूँ सबका मतलब। मान लो हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 80 से 84, ठीक है ना, 80 से 84 है, फाइन। फिर 75 रहने दो फ्रेंड, क्योंकि अगर अभी ये बताऊंगी ना डिटेल में तो इसमें भी फिर आधा घंटा लग जाएगा।
और ये फिर उतना कोई डिटेल में हमारे जानने का मतलब नहीं है, ठीक है। बस हाँ ये एक चीज बता देते हैं, जैसे ये 80 से 84 है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में जब हम लोग निकालते हैं तो यानी लोअर लिमिट है, एल वाला आ गया। इंटरवल इसका लंबाई कितना है, तो 4 होगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 है ना, तो 4 हो गया हमारा। तो उस तरह से तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं Q3 Q1। अगर किसी को ऐसा कुछ होगा तो हमसे पर्सनली ऑडियो पे पूछ सकते हो, क्योंकि ये हमको नहीं आता और हमको इतना डिटेल में नहीं जानना है। जितना जाएंगे उतना फंसेंगे और उतना कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं। बस ये वैल्यू याद रखना, और चाहो तो ये याद रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला पूछ देते हैं वो कि Q3 कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आप ये याद रखना, ठीक है। और अगर किसी को होगा कि हाँ प्लीज क्वार्टाइल का एक सम एटलीस्ट बता दो, तो मुझे मैसेज कर देना, कंफर्मली बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करके समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि किसी के मन में ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं बताए या कुछ भी, तो वो मुझे पसंद नहीं है और ना मैं वो खुद चाहती हूँ, तो वो मुझे बता देना, आई विल टेल यू, फाइन। अब जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इसको समझते हैं। स्क्यूड तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए, पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड क्या है। अब हम लोग देखते हैं कर्टोसिस, ठीक है, कर्टोसिस क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, कर्टोसिस जो है हमको बताता है कि मेरा जो कर्व है वो कितना फ्लैट है, कितना टॉपेडनेस है, हम्पनेस उसमें कितना, हम्पनेस यानी जो कमर क्या बोलते हैं उसको, कैमल का जो पीठ के पास जो हम्पनेस होता है वो कितना है, राइट। तो यही चीज हमको बताता है कर्टोसिस, ठीक है। तो जब कर्टोसिस हमको बताता है तो उस केस में क्या होता है, बेल सेप कर्व और द नॉर्मल कर्व जो है वो क्या होता है, मेजो कर्टिंग, यानी कि जो बेल सेप यानी जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होता है बेल सेप, वो होता है हमारा मेजो कर्टिंग, बिकॉज इट इज कर्टिंग इन द सेंटर। कर्टिंग मतलब जो हम्पनेस है, यानी जो ऊट उठा हुआ है, ऊट का जो पीठ उठा हुआ है वो कहाँ, बीचों बीच है, सेंटर में। बट इफ द कर्व इज रिलेटिवली मोर पिक्ड देन नॉर्मल कर्व, यानी इससे ज्यादा पिक्ड है, तो उसको हम लोग कहते हैं लेप्टोकर्टिक। वेयर एज कर्व इज मोर फ्लैट देन द नॉर्मल, और अगर कर्व मोर फ्लैट है नॉर्मल से तो इसको हम लोग कहते हैं प्लैटिकर्टिक, ठीक है। ये 3 तरह का कर्टिक होता है, मेजो, लेप्टो और प्लैटी। तो आ जाओ यहाँ देखते हैं, ये देखो फ्रेंड्स, ये प्लेटी है, जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो इस तरह का होता है। प्लेट नॉर्मल एनपीसी से ज्यादा झुका हुआ है तो प्लेटी है, प्लेट बन रहा है, ऐसे याद रखो, प्लेट बन रहा है, ठीक है। तो प्लेट क्या झुक जाता है, गड्ढा धस जाता है, तो यानी नॉर्मल से धस रहा है तो प्लेटिकर्टिक। अगर ज्यादा पीक हो रहा है, लेप्टो बड़ा बड़ा लपेट रहा है, ऐसे याद रखो, लेप्टो में कहते हैं ना बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहा है, लपेट रहा है, तो वो क्या है, लेप्टोकर्टिक, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, फाइन। एनपीसी मेरा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा उससे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया लेप्टोकर्टिक। यानी मेजोकर्टिक का पीक क्या होता है, मीडियम हाइट, यानी जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मॉडरेट इन ब्रेथ। लेप्टोकर्टिक का मतलब, लेप्टो का मतलब होता है थिन यानी पतला, यानी जो कर्व है वो ऊपर की ओर टॉल, लंबा और पतला होते जा रहा है, यानी बहुत छोटा, बहुत कम स्कोर है, देखो इतना में बहुत कम, इसका मतलब है बहुत कम स्कोर आ रहा है यहाँ तक में, ठीक है। और प्लेटिकल्टी का मतलब है, प्लेटी मीन्स ब्रॉड और फ्लैट, चौड़ा, ब्रॉडर, मोर डिस्पर्स्ड है, यानी बहुत सारा स्कोर आ रहा है मिडिल में सिमिलर फ्रीक्वेंसी का। तो देख लो ये हमारा नॉर्मल है, जिसको कि हम लोग मेजोकर्टिक बोले, ठीक है। ये हमारा लेप्टो है और ये हमारा क्या है, प्लेटी है,
ये वाला, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया लेप्टो मेजो प्लेटी। अब फ्रेंड्स इसमें मैंने बोला था इसका मेजर बताऊंगी, तो देखो फ्रेंड्स मैंने पहले बोला था कि एक मोमेंट करके कुछ हम लोग सीखेंगे, ये चीज सीखना जरूरी है क्योंकि आप लोग देखोगे कि लेप्टो और बीटा ये कभी कभी बोल देता है कि अगर बीटा जो है वो 3 है, ग्रेटर देन 3 है, बीटा इक्वल टू 3 है तो वो कर्टिक है, मेजो कर्टिक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना होगा। बट अब ये चूंकि ये बीटा वगैरह क्या है, तो ये कर्टोसिस निकालने का तरीका है बीटा 2, ठीक है। अब ये म्यू क्या है, म्यू का मतलब है मोमेंट है, मोमेंट म्यू1 से स्टार्ट होता है और आगे चलता है, और म्यू1 हमेशा क्या होता है 0। बस चीजों को याद रखो। अब मोमेंट क्या होता है क्या नहीं होता उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एमएड का पढ़ाई नहीं करना, हमें बस काम स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग स्क्यूनेस के लिए भी मेन कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मीन माइनस मोड और मीन माइनस मोड बटा सिग्मा अगर रिलेटिव निकालना तो उसी तरह से कर्टोसिस भी जो कार्ल पियर्सन थे, कर्टोसिस को निकालने के लिए उन्होंने सेकंड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट के वेरिएबल को यूज किया। सेकंड और फोर्थ का मतलब क्या है, म्यू2 और म्यू4 यूज किया, म्यू3 नहीं, ठीक है। म्यू2 और म्यू4 को यूज किया, तो कैसे यूज किया, म्यू2 का म्यू4 इक्वल अपॉन म्यू2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। याद करना चाहते हो तो इसको याद कर लो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन और गामा 2 से भी निकालने का कहा, जिसमें बोला b2 माइनस 3, यानी अगर गामा 2 निकालना है तो जो भी b2 का वैल्यू आया मोमेंट से डिवाइड करने का -3 करेंगे तो गामा 2 निकलेगा। बट हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको अब जो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उससे लेना देना है, ठीक है। यानी गामा 2 इक्वल्स टू सेकंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू2 और म्यू4 का मतलब है फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बीटा 2 3 के बराबर है या गामा 2 0 है, दोनों ये याद रखोगे, तो कर्व को हम लोग मेसोकर्टिक कहते हैं, ठीक है। अगर बीटा जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है, बीटा अगर किसके बराबर है 3 के बराबर है और गामा 2 0 है तो मेसोकर्टिक है। ये बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में लिख लोगे। और अगर बीटा 2 लेस देन 3 है, ठीक है, यानी 3 से कम है और गामा 2 भी 0 से कम है, तो कर्व क्या होगा, प्लेटिकर्टिक होगा, ठीक है। और अगर बीटा 2 3 से ज्यादा है और गामा 2 भी 0 से ज्यादा है तो कर्व क्या होगा, लेप्टोकर्टिक होगा। फाइन, क्लियर है। बस हमको ये ध्यान में रखना है, बीटा 2 जिससे कि हम लोग कर्टोसिस निकालते हैं, कर्टोसिस का वैल्यू को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, बीटा 2 इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू2 म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर, यही है ना, देख लो एक बार क्योंकि मुझे भी मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया था। हाँ सही है, म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर, बस यही याद किया था मैंने भी, बट आपको समझा दिया कि ये म्यू4 म्यू2 आया कहाँ है, इसीलिए, ठीक है। ये म्यू का मतलब है मोमेंट, ये फोर्थ मोमेंट है और ये सेकंड मोमेंट है, और हमेशा याद रखना मोमेंट फर्स्ट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ये 2-3 कीवर्ड है जिसको हमको याद रखना है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर बीटा 2 3 के बराबर है तो मेजो, बीटा 2 3 से कम है तो प्लेटी, और बीटा 3 से ज्यादा है तो लेप्टो। ये कौन सा पियर्सन के, ये कार्ल पियर्सन के थ्रू कर्टोसिस का फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन अगर केले का यूज करते हैं तो केले जो है परसेंटाइल को यूज करते हैं, ठीक है। ये भी, इसका भी जो डाटा वो याद रखना जरूरी है। परसेंटाइल को यूज करते हैं जिसमें वो बोलते हैं P75 माइनस P25 अपॉन P90 माइनस P10, यानी ऊपर में वो 75 और 25 परसेंटाइल को लेते हैं। 75 का मतलब इतने परसेंट बिलो जो है लाई करते होंगे, 25 का मतलब है 25% बिलो जो है वो लाई करते होंगे। हम लोग इसको भी आगे देखेंगे, परसेंटाइल डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। उस केस में, अगर परसेंटाइल के केस में बीटा 2 जो है वो 0.26315 से बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लेटिकर्टिक है, और 0.26315 से छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेप्टोकर्टिक है। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था मेरे सेशन में, जो भी मेरे साथ पढ़ रहे थे और जो भी देख रहे होंगे वो वीडियो या फिर जो भी, उन्होंने किसी क्वेश्चन में बोला था कि मैम ये क्वेश्चन आया, इसका क्या मतलब है, किसी एग्जाम में आया हुआ था एंड दे आर आस्क्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटा 2 0.26315 से बड़ा है तो प्लेटी, और अगर 3 से छोटा है तो प्लेटी, ठीक है। और अगर 3 से बड़ा है तो लेप्टो, और अगर 0.26315 से छोटा है तो लेप्टो। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये कब, जब केले का निकाला हुआ पियर्सन कर्टोसिस सीखेंगे तब,
केले का मेजर ऑफ कर्टोसिस होगा तब, और वो जो 3 वाला था वो जब थर्ड पीएचएन का होगा तब। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, बस सीख लेते हैं, जिसमें बोल रहा है पहला 4 मोमेंट दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पहला 4 मोमेंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालो। तो फ्रेंड्स कर्टोसिस का तो मोमेंट वाला फॉर्मूला हम अभी देख लिए, μ4/μ2 का स्क्वायर, राइट। अब पहले देखते हैं कौन कौन सा मोमेंट दिया हुआ है। तो μ1 हमेशा 0 होता है, तो ये वाला μ1 दिया हुआ है ना, ये वाला μ2 दिया हुआ है, ये वाला μ3 दिया हुआ है, और ये वाला μ4 दिया हुआ है। तो यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है, मोमेंट दिया हुआ है सबका। अब आ जाओ निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देख लो स्क्यूनेस, पहले कर्टोसिस जो सीखे हैं वो देखते हैं। तो B2 इक्वल्स टू कर्टोसिस, B2 इक्वल्स टू μ4/μ2 का स्क्वायर। ये तो कर्टोसिस आ गया 3 है, इसका मतलब कर्व क्या होगा, मेसोकर्टिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछता है कभी कभी, नेट में नहीं पूछा है, बट हाँ सिर्फ जो भी ये पढ़ते हैं नेट का सिलेबस, सिर्फ नेट के लिए तो पढ़ते नहीं हो। ऑफ कोर्स नेट के बाद पीएचडी करना चाहोगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगा ही थोड़ा मोड़ा, तो वो चीज, ठीक है। और स्क्यूनेस कैसे निकलता है, स्क्यूनेस के हम लोग β1 यूज करते हैं, और उसमें करते हैं μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ये देख लो, ये फॉर्मूला लिख लेना, मैंने जो जगह छोड़वाया था ना स्क्यूनेस में वहां पे, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। तो उसके लिए हम ये यूज करके ये फॉर्मूला निकालेंगे। और कर्टोसिस 3 आए तो उससे हम बता दिए β2 3 के बराबर, इसलिए कर्व क्या है, मेसोकर्टिक है। 3 से कम होता तो प्लेटिकर्टिक, और 3 से ज्यादा होता तो लेप्टोकर्टिक। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज भी। आज हम लोग 3 चीज सीखे हैं, कौन कौन सा, जो डिटेल में सीखे हैं फ्रेंड्स वो है रेंज, एवरेज डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। जो शॉर्ट में सीखे हैं वो है कर्टाइल, इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतना सीखे, और फॉर्मूला जिसको कि आपको याद करना है, ठीक है, लिख लोगे। फिर हम लोग सीखे हैं स्क्यूनेस को कैसे मेजर करते हैं, जिसके फॉर्मूला को याद करना है, मीन माइनस मोड वाला। फिर हम लोग कर्टोसिस को सीखे हैं कैसे कैसे मेजर करते हैं, तो उसका पियर्सन वाला सीखे, और केली सीखे हैं। ये केली स्क्यूनेस में भी दिए हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं था, उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं था, तो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। अब इसमें जो कर्टोसिस और स्क्यूनेस वाला सीखे थे, कर्टोसिस वाले में हमको क्या याद रखना है कि बीटा का वैल्यू कब 3 होता है, कब लेस देन 3 होता है, और कब ग्रेटर देन 3 होता है। और बीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.26315, ये डाटा याद रखना है, होगा तो कौन सा, प्लेटी होगा या लेप्टो, और अगर इससे ज्यादा होगा तो प्लेटी होगा या लेप्टो, ये याद रखना है। ये सारा कुछ हमको याद में रखना है, ठीक है, ये सब कुछ हमको ध्यान में रखना है, फाइन। उसके बाद हमको क्या ध्यान में रखना है, जो एक होमवर्क दिया है मैंने वेरिएंस निकालने के लिए, कि एवरेज डेविएशन क्या होता है, ठीक है, एवरेज डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वो सारा कुछ निकालने का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ हम लोग ध्यान में रखेंगे, एंड वो क्वेश्चन को निकाल करके अगर ज्यादा चाहते हो फ्रेंड्स तो ये जितना कुछ भी बताया याद रखोगे, क्योंकि एनटीए कभी भी कुछ भी उठा के दे देता है, और मैंने आपको कुछ भी ऐसा फालतू नहीं बताया, सब ऐसा बताया कि याद रखोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से दिखा देती हूँ, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखा था, तो ये है आपका क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो, या कुछ भी डाउट रह गया हो, कैलकुलेशन सॉल्यूशन कुछ भी, आप मुझे बता सकते हो। और अगर कोई चाहता है कि क्वार्टाइल का भी क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक क्वेश्चन समझा दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये एनपीसी पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितना भी डाटा चीजें हैं वो देखेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे, एनपीसी का क्या रूल है एंड एवरीथिंग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। उसके बाद हम जितना बेसिक चीज होता है स्टैट के लिए हमको जो जरूरत है वो सब खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगी स्टैट का, जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो मतलब अल्टरनेट अभी वीडियो दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर लगातार देने लगूंगी तो तबियत से बिगड़ जाएगी, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही हूँ, तो इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ही बार में बड़ा बड़ा वीडियो एंड सीधा ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक कर दे रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप 1.5 घंटे का वीडियो आधा आधा दिन भी करके देख सकते हो, ठीक है।